हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग टॉपिक पे बात करेंगे। किस तरह से विभागीय लेखांकन किया जाता है। मैं डॉक्टर जया शर्मा इस टॉपिक के साथ में आपके लिए कुछ कंटेंट्स लेके आई हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द रूल्स रिगार्डिंग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, और साथ में आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये भी बताऊंगी कि किस तरह से इसके आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं विथ अ ब्रीफ मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। कोई भी बात जब हम किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग के लिए करते हैं तो वो अकाउंटिंग जिस रीज़न से की जाती है उसका आपको मीनिंग आना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स या विभाग की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि विभाग क्या होते हैं और विभागों के संदर्भ में हमें विभागीय खाते क्यों बनाना पड़ते हैं। विभाग का बहुत अच्छे से मीनिंग समझ पाएँ आप, इसलिए मैंने यहाँ पर एक इमेज नेट से लेकर इंसर्ट की है। इसमें आप देख सकते हैं कि बिजनेस या व्यवसाय जो हमारा चल रहा है इसके कई सारे पार्ट्स हैं। कुछ हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, कुछ ऑपरेशंस हैं, कहीं पर आईटी है, कोई पब्लिक रिलेशन है, तो कहीं पर रिसर्च डेवलपमेंट है। यानी हम अपने बिजनेस में बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक अलग अलग तरह के फंक्शंस करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, जिनकी इंडिविजुअल अकाउंटिंग करना भी ज़रूरी होता है हमारे लिए। और जब आप इन इंडिविजुअल सेगमेंट्स पे अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं उनके संदर्भ में कोई अकाउंटिंग करते हैं तो उसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। और ये जो हमारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स को हम बोलते हैं हमारा डिपार्टमेंट। तो द वर्किंग सेंटर ऑफ द बिजनेस which are normally located under the same roof and performing different activities are called departments। एक ही छत के नीचे जो अलग अलग हमारे कामकाज के सेंटर होते हैं, जो एक स्पेसिफिक मतलब बहुत ही विशेष और अलग प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, उनको हम विभाग कहते हैं। तो विभाग और विभाग के संदर्भ में जो लेखांकन या अकाउंटिंग हम करेंगे उसके बारे में हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं और इस एक्टिविटी को पूरा। ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, अगर आपसे, चूंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, तो कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो ये भी जानना जरूरी है कि आप इस तरह के अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको मिले तो उनका उत्तर आप किस प्रकार लिखेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक लाइंस या पैराग्राफ छोटा एक बनाना चाहिए, जैसे कि इट इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेटा फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, and at the end of the financial year their balances are transferred to general profit and loss account। यानी कि ये एक ऐसी मेथड है जिसमें आप अपने अलग अलग विभागों के बारे में अकाउंटिंग करते हैं, सबके लिए सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, यानी हम डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग ट्रेडिंग P&L तैयार करते हैं, और जब साल खत्म हो जाता है तो हम इनके बैलेंस को, जो हमारे मेन बिजनेस का पूरा एक कॉमन जनरल P&L होता है, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी जो मेथड्स हैं, नॉर्मली इसमें दो ही मेथड हैं जिसमें इसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो यदि क्वेश्चन आपको आता है कि उन मेथड्स को बताइए, उन विधियों को बताइए जो विभागीय लेखों के बारे में है, तो आपको बताना है कि इसके दो मेथड्स होते हैं। एक तरीका है कि आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखें, यानी हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप अलग अलग प्रकार का ट्रेडिंग, अलग अलग प्रकार का P&L बनाएं। और दूसरी आपकी मेथड है कि आप एक कॉलमनर बुक रखें, यानी जितने आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, A B C D फॉर एग्जाम्पल, तो जितने डिपार्टमेंट है उतने आप उसमें कॉलम डाल लीजिए, और उस कॉलम के हिसाब से आप एक ही जगह पे कॉलमनर बुक फॉर्म में अकाउंटिंग कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स की। डिपार्टमेंट्स या विभाग का अकाउंटिंग करते समय इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिपार्टमेंट और ब्रांच में डिफरेंस क्या है। जो बच्चे ब्रांच अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं वे जानते हैं कि ब्रांच भी एक तरह से हमारा बिजनेस का ही पार्ट होता है, और डिपार्टमेंट भी हमारा ही अपना एक हिस्सा है। तो क्या बेसिक ऐसे वो फीचर्स हैं जिनकी वजह से ये दोनों अलग अलग हैं। तो इस थ्योरेटिकल पॉइंट को भी हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस से रिलेटेड होती है, वो एक ऐसा हिस्सा है जो कि हेड ऑफिस से अलग रह के काम करता है। और डिपार्टमेंट
एक ऐसा फंक्शनल एरिया है, केवल एक काम करने की अलग जगह है जो कि आपके उसी व्यावसायिक संस्था में, उसी बिजनेस के प्लेस पर एक ही छत के नीचे होती है और अलग क्षेत्र में काम करती है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है ब्रांच का कि भाई ये ज्योग्राफिकली क्लासिफाई होती है, यानी ये भौतिक रूप से कहीं और उपस्थित होगी। ये आपके शहर में किसी अन्य स्थान पे हो सकती है, आपके देश में किसी अन्य स्थान पे हो सकती है, या विदेश में भी हो सकती है। बट इन केस ऑफ डिपार्टमेंट्स जो इनका क्लासिफिकेशन है वो केवल टेक्निकली हो सकता है, यानी कि प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट, सेल्स का, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्स का। तो ये क्या काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है। एंड ब्रांच का जो क्लासिफिकेशन है वो एक तो उनकी ज्योग्राफिकली लोकेशन के आधार पे होगा कि वो इनलैंड ब्रांच हो सकती है या फॉरेन ब्रांच हो सकती है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। तो लोकेशन, जैसे अभी हमने बात की है कि हमेशा ब्रांच हेड ऑफिस से अलग लोकेट होती है, जबकि डिपार्टमेंट्स एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे होता है। एक और पॉइंट देखते हैं, पर्पस। पर्पस जो है ब्रांच का वो होता है बिजनेस का एक्सपेंशन। जो हेड ऑफिस है वो अपने व्यवसाय कार्य क्षेत्र को थोड़ा बढ़ाना चाहता है, तो अलग अलग स्थानों पे वो अपनी ब्रांचेस लोकेट करते हैं या स्टैब्लिश करते हैं, और थ्रू ब्रांचेस सेम उनका पूरा बिजनेस एक्टिविटी रन होता है और वो अपना सेल्स इंक्रीज करते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट अकाउंट से हमारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो these are some common differences which are found in department and branches. ये सारे differences आपको नेट पे कई सारी जगहों पर बहुत अच्छे चार्ट्स के रूप में या टेबल्स के रूप में बुक्स में भी मिलेंगे। आई हैव ऑल्सो टेकन इट फ्रॉम सम वेबसाइट, और उसी के द्वारा इसको थोड़ा सा हम इस तरह से क्लासीफाई कर पाए हैं। देर आर सम अदर चेंजेस एंड डिफरेंसेस ऑल्सो, आप जितना चाहें उनको ऐड करें। डिपेंड करेगा, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये कितने मार्क्स कंटेन करता है। लाइक ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और इट इज अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अगर ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो यहाँ जैसे हमने अभी 4 पॉइंट्स के बेसिस पे बात की है, आप वैसे इसका आंसर लिखिए। अगर ये एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आता है तो आप इसको और इलेबोरेट करके आप इन पॉइंट्स को लगभग 10 भी बना सकते हैं। एक और प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डिपार्टमेंट अकाउंट्स की थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडवांटेजेस। क्या उद्देश्य और लाभ हैं डिपार्टमेंट अकाउंट के बनाने से। तो इनको आप कुछ इस तरह से बताइए कि ये हर एक तरीके से हमारी मदद करते हैं टू गेट अ फाइनेंशियल व्यू ऑफ ईच डिपार्टमेंट। हर एक डिपार्टमेंट की हमें एक वित्तीय स्थिति पता चल जाती है। फिर हम पॉलिसीज जो नीतियां निर्धारित करते हैं उनको बनाने में भी इनसे हमें मदद मिलती है। इनकी मदद से हम कंपैरिजन कर सकते हैं रिजल्ट्स का। दो या आपके जो ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिजल्ट आपके सामने आएंगे और आप ये जान पाएंगे कि क्या बेहतर परफॉर्मेंस है कौन से डिपार्टमेंट का, किसका कम अच्छा परफॉर्मेंस है। साथ ही साथ ये हेल्पफुल होता है इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। जो भी प्रबंधकीय निर्णय हमें लेना होते हैं उनके बारे में भी ये हमारी मदद करता है। ये मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए उसको कैलकुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। इट फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ओवर द डिपार्टमेंट। जब हम अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग को मैनेज करते हैं तो उससे हमारा नियंत्रण भी बेहतर होता है डिपार्टमेंट्स पे। It helps in ascertaining stock turnover ratio of each department. हमें ये भी पता चलता है कि हर एक डिपार्टमेंट के पास कितना स्टॉक है और वो उसके कंपैरिजन में कितना सेल्स कर रहे हैं, क्या उनका रेशो है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा तो नहीं है जिसके पास कई सारा स्टॉक बस ऐसे ही बल्क में रखा हुआ है, सेल्स कम हो रही है, और उनके पास कितने स्टॉक की अभी मात्रा है, कम है, ज़्यादा है, क्या यूज़ या मिस यूज़ हो रहा है स्टॉक का, टर्नओवर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें डिपार्टमेंटल अकाउंट से मदद मिलती है तैयारी उसके बारे में करने के लिए। और ये हमें एक डिपार्टमेंट का बजट, यानी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हमें पैसा अलोकेट करना होता है फॉर वेरियस एक्सपेंसेस, उसका बजट निर्धारित करने में भी बहुत मददगार होते हैं। तो दीज आर दी पॉइंट्स जो आप ऑब्जेक्टिव्स में, लाभ में, उद्देश्य में, फीचर्स में, या इवन अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पूछा जाए तो आप डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के लिए इनको यूज कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के ये जो एक्सपेंसेस हमारे पास हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनको किस तरीके से हम बांटेंगे, इनको कैसे अलोकेट करेंगे, ये एक मुख्य बिंदु होता है।
यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब होगा उन खर्चों के बारे में जानकारी जो कि हमें बिल्कुल हर डिपार्टमेंट की अलग अलग स्पष्ट मिल जाती है, जैसे कि परचेस हुआ या आपका ओपनिंग स्टॉक हुआ या वेजेस हुआ। जिन भी खर्चों के बारे में अलग से आपको जानकारी हो कि ये उस विभाग के हैं, वो सारे हो गए डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हम जब भी ट्रेडिंग P&L बनाएंगे तो हम संबंधित विभाग में इनको चार्ज करेंगे। दूसरे प्रकार के जो अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं उनको आपको बांटना पड़ेगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग जेन्युइन रीजनेबल बेसिस पे। ये किस प्रकार बटेंगे, ये जानने के लिए आप ये देखो कि कुछ बेसिस क्या हो सकते हैं जिनके आधार पे हम कोई खर्च को बांटेंगे अगर वो खर्च हमें कॉमनली दिया गया है तो। यानी आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ये खर्च नहीं है, एक इकट्ठा खर्च आपको बता दिया एडवर्टाइजमेंट का। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट का हमको बताया कि 5,000 रुपए है, आपके दो डिपार्टमेंट है A एंड B। अब इस एक कॉमन खर्चे को हम इन दोनों डिपार्टमेंट में किस आधार पे बांटेंगे, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड खर्च हो या आपका परचेस से रिलेटेड खर्च हो, और भी कई सारे ऐसे बेसिस हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ आपको एक लिस्ट दी है कि कुछ खर्चे होते हैं विच आर बेस्ड ऑन सेल्स, कुछ होते हैं विच आर बेस्ड ऑन एरिया, some are based on number of employees, some are based on working hours, some are based on purchases। जो भी एक्सपेंसेस आपको ऐसा कॉमन मिलता है वहां पर यू जस्ट हैव टू थिंक फॉर अ वाइल, और एक बार आप सोच के ये तय करिए कि ये खर्च किससे रिलेटेड है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एडवर्टाइजमेंट का। आपको एक सामान्य कॉमर्स का जो नॉलेज है उसके बेस पे ये देखना होगा, समझना होगा कि एडवर्टाइजमेंट इज डन फॉर सेल्स प्रमोशन। हम अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट का अगर कॉमन खर्च दिया है तो इट कैन बी रिलेटेड ओनली विद द सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो आप क्या करेंगे, आप सेल्स का एक रेशो बनाएंगे, आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी आप नेट सेल्स लीजिए, उनका रेशो बनाइए, उसी रेशो में आप अपने अपने डिपार्टमेंट्स में इनको एलोकेट कर दीजिए। अगर रेंट है बिल्डिंग का और कॉमनली दिया है तो फिर आप ये देखिए कि बिल्डिंग का जो एरिया है जहां पर हमारे ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं, किस विभाग ने कितना एरिया घेरा है, जितनी जगह जिसने ऑक्यूपाई की है उस आधार पे आप रेशियो बनाइए, और इस तरह के कॉमन खर्च अगर वो रेंट है तो उसको आप इसको अलोकेट करिए। कुछ खर्च होते हैं जैसे एम्प्लॉय वेलफेयर के खर्चे हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जिस डिपार्टमेंट में जितना है उसके हिसाब से रेशियो बनाइए और बांट दीजिए। कुछ मशीनें होती हैं जिनकी लाइफ वर्किंग आवर्स में होती है, तो जो डिपार्टमेंट जितना घंटा उस मशीन को यूज करता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको बांटिए। अगर आप कैरेज इनवर्ड के बारे में या डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में बात करें और आपको उसको बांटना हो तो उसका बेस आप परचेस से लेंगे। परचेस करते हैं तभी कैरेज इनवर्ड, हमने जो क्रय किया है माल उसको ही तो हम अंदर लेके आएंगे, उसी के लिए हम कैरेज देंगे, आंतरिक भाड़ा। तो एक कॉमन सेंस ऑफ कॉमर्स अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू दी टॉपिक, कि भाई ये जो आइटम है, ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा एक्सपेंस है, दिस एक्सपेंस इज गोइंग टू रिलेट विद दिस सेल्स, परचेज, एरिया, टाइम, व्हाटएवर। उससे आप उसको लिंक करके देखिए, फिर आप उसका रेशियो बनाइए, देन यू डिस्ट्रीब्यूट। अगर क्वेश्चन में अलग से कोई इंस्ट्रक्शन हो कि सारे एक्सपेंसेस सेल्स के अकॉर्डिंग बांटने हैं तो फिर आपको ये कुछ अप्लाई नहीं करना है, आपको फिर वही करना है विच यू आर आस्क्ड टू डू इन द क्वेश्चन। यानी आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जब आपको वहां कोई निर्देश नहीं मिले तब हमको इन सारे निर्देशों को अप्लाई करना है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटना है। स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें आपके पास ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जिनको आप जेन्यूनली किसी डिपार्टमेंट में या सारे डिपार्टमेंट्स में किसी एक कॉमन बेस पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसे खर्चों के लिए हमें ये करना होता है कि जहां तक हम व्ययों को बांट सकते हैं हम डिपार्टमेंट वाइज बांट देते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। फिर इस डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या लॉस को हम अपने जनरल P&L में ले जाते हैं, वहां पे हम ऐसे कॉमन खर्चे उनको अलोकेट करते हैं और फिर जो बच के आता है वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। जैसे कि मैनेजर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम टैक्स, डायरेक्टर्स सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें, क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनका किसी एक विशेष विभाग या दो तीन विभागों से लेना देना नहीं है।
आपका जो डायरेक्टर है, हो सकता है वो आपके इस ऑफिस के अलावा और भी कोई काम करते हो, आपके जनरल मैनेजर हो सकता है इस डिपार्टमेंट के अलावा, आपके इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आपका कोई और काम भी करते हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस के लिए हम किसी डिपार्टमेंट को या अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किसी बेस पे इनको बांटेंगे तो वो सही नहीं होता। तो इन खर्चों के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हम पहले डिपार्टमेंटल प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं और फिर एक अपना जो जनरल पी एंड एल है वहां पर इनको ले जाते हैं और इन सारे एक्सपेंसेस को हम जनरल पी एंड एल में चार्ज करते हैं। तो ये तरीका है कि हम किस तरह से एक्सपेंसेस का एलोकेशन करेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स से संबंधित ये सारे नियम जानने के बाद में अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करके देखते हैं। मैंने एसबीपीडी की बुक में से एक स्नैपशॉट लिया है क्योंकि पूरा क्वेश्चन टाइप करना वाज गेटिंग बिट डिफिकल्ट एंड आई थैंक द पब्लिशर फॉर दैट। ये एक स्नैप है और आप इसमें ये इलस्ट्रेशन 2 जो है इस क्वेश्चन को एक बार देखिए। हम फिर इसको कैसे सॉल्व किया है वो भी यहीं पर डिस्कस करेंगे। रमन ने, जो कि एक विभागीय स्टोर का मालिक है, इसमें ए बी सी 3 उनके डिपार्टमेंट हैं। 2016 में उन्होंने ये एक्सपेंसेस अलग अलग विभागों के दिए हैं और उनको उसके डिपार्टमेंटल प्रॉफिट पता करने हैं। कुछ कारणों से वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन नहीं कर पाया है, परंतु तीनों एबीसी डिपार्टमेंट के ग्रॉस प्रॉफिट की रेट सेल्स पे रिस्पेक्टिवली 40%, 30% और 20% है, ये आपको बताया है। अब यहाँ पे आपको इस बारे में एक जो प्री रिक्विजिट है वो ये है कि यदि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है एंड यू आर नॉट हैविंग क्लोजिंग स्टॉक, तो आप यदि ग्रॉस प्रॉफिट जानते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये एक सिंपल ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रिक से आप कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। और फाइनली जो डिफरेंस है, यदि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है लेकिन क्रेडिट साइड का क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के साथ रिलेट करके निकाल लेना है और आप बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का निकालेंगे। यानी हम जो बेसिक्स पढ़े हैं ना वो नए नए चैप्टर्स आते जाएंगे तो उनके साथ चलेंगे, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरा बार बार फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से यही कहना होता है कि आप प्लीज बेसिक जर्नल लेजर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज को अच्छे से पढ़िए, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स, ये आपको हर चैप्टर में काम आएगा, उसको आप प्लीज अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद में हमारे पास ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट है, इनका ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि 1/3/2016 इसमें लिखा हुआ है, ये स्टॉक है आपका ओपनिंग। फिर सैलरी का फिगर दिया है, परचेस का फिगर दिया है और सेल्स का फिगर दिया है। पूरे व्यवसाय के लिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो है 10,800 रुपए का। अब ये एक कॉमन खर्च हमको इन्होंने दे दिया है जिसका 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग तीनों विभागों में 3:1:1 में बांटना है। यहाँ पे देखिए अब हमें इंस्ट्रक्शन मिल गया कि 10,800 रुपए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इसका 1/6 आपको 3:1:1 में बांटना है। अब जो बचेगा वो क्या होगा, 5/6 यानी 5/6वां हिस्सा, इसको आपको विभागीय विक्रय यानी सेल्स के रेशो में बांटना है। आप ए बी सी डिपार्टमेंट के लिए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट तैयार कीजिए। तो ये हुआ हमारा पूरा क्वेश्चन। अब इसका देखते हैं कि सॉल्यूशन हमें कैसे बनाना है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं किस तरह से होना चाहिए। ये है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट, बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट की तरह। आपको ये एक हेडिंग डालना होता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। फिर आप बताएंगे कि कौन से ईयर के लिए आप उसको बना रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर दी ईयर एंडेड या फॉर दी मंथ ऑफ मार्च, और जो भी आपका ईयर दिया है वो। ऊपर वाला हिस्सा हमारा होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट और यहाँ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट असर्टन करते हैं। नीचे वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हमारा पी एंड एल अकाउंट होता है, इसमें हम ग्रॉस प्रॉफिट की मदद से और एक्सपेंसेस के एलोकेशन के बाद में नेट प्रॉफिट निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मोस्टली सारे खर्चे, जैसे कि हमारा स्टॉक हो गया ओपनिंग, तो ये हमने ए बी सी तीनों डिपार्टमेंट का डाल दिया। हमें तीनों की परचेस भी अलग अलग पता है तो ये हमने डाल दी। सेल्स आपको तीनों का पता है तो तीनों का आपने सेल्स डाल दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक की बारी के वो हमें नहीं पता है, तो क्वेश्चन में एक हिंट क्या था कि आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे बेस्ड करके निकाल सकते हैं
और हमने इसी को फॉलो करके ये देखिए नीचे वर्किंग नोट में बताया है कि किस तरह से हर एक डिपार्टमेंट का हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ए का ग्रॉस प्रॉफिट था 42,000, सेल्स का 40%, तो ये आया 16,800। बी का है 30% और सी का है उसी की सेल्स के फिगर पे 20%। तो इस तरीके से हर एक डिपार्टमेंट की जो सेल है उसके ऊपर जो क्वेश्चन में हमें परसेंटेज दिया है ग्रॉस प्रॉफिट का, उसको हमने अप्लाई किया और ये ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। अब जबकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है तो फिर हमको करना ये है कि डेबिट साइड के पूरे टोटल को हम लें, उसमें से क्रेडिट को माइनस करें और डिफरेंस की राशि ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक के रूप में आपके पास आ जाए। तो एक ये तरीका हुआ जिससे आपने ये भी जाना कि अगर आपको कोई एक फिगर नहीं मिलता है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे अंडर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अब ये भी हिस्सा हो गया हमारा पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का। P&L पे आते हैं, सिर्फ दो ही हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। एक तो सैलरी वाला है। अच्छी बात यह है कि सैलरी तीनों डिपार्टमेंट की अलग अलग क्वेश्चन में है हमारे पास। दूसरा जो खर्च है अप्रत्यक्ष व्यय के नाम से 10,800 रुपए का पूरा खेल इसी में है, डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस को लेकर हमारे पास दिया गया है 10,800 का टोटल खर्च और बताया है कि इसका 1/6 आप बांटिए 3:1:1 में। ये देखिए पूरा कैलकुलेशन 10,800 रुपए का पहले 1/6 निकाला तो ये हो गया 1,800 रुपए। अब 1,800 में 3:1:1 हमने किया और आप देखिए ये 1,080 ए का, 360 बी का और 360 सी का ये हिस्सा निकल आया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इनका 1/6 में से। अब जो बची हुई राशि है यानी 10,800 में से आपने 1,800 रुपए जो 1/6 थे वो तो बांट दिए, बचे हुए 9,000 इनको कैसे बांटना है। तो अगेन क्वेश्चन में आप देखो कि इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि सेल्स के रेशो में बांटना है। सेल्स क्या है भाई, तो सेल्स ये रही हमारे पास। हमने सेल्स के फिगर को लिया, कॉमनली इनको अलोकेट किया और हमारे पास है इसका रेशो। ये रेशो को जब हम छोटा करते हैं 42, 36 और 102 को तो ये बन जाता है 7:6:17। अब जो 9,000 रुपए हमारे पास बचे थे इनको हमने 7:6:17 में बांटा। 1,800 जो ये 1/6 वाला हिस्सा है इसमें से ए का पार्ट, बी का पार्ट और सी का पार्ट पहले ले लीजिए। फिर ये जो 9,000 रुपए हैं हमारे, इन 9,000 को हमने बांटा तीनों को, तीनों का अपना अपना हिस्सा आया। आपको ऊपर वाली पार्ट और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ऐड करना है। जैसे ये डिपार्टमेंट सी में आप देखो कि इसको पहले 360 रुपए का हिस्सा था इसका 1,800 में से और 9,000 में से इसका निकल के आया है 5,100। तो कुल मिला के सी का एक्सपेंस हुआ 5,460 और यही फिगर हमने यहाँ पर इसको अलॉकेट कर दिया। ऐसे ही ए का है और ऐसे ही बी का। तो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बांटेंगे और जब हमने ये तीनों डिपार्टमेंट के खर्च डाल दिए तो इनको डालने के बाद में ग्रॉस प्रॉफिट वाली साइड क्रेडिट की बड़ी है, इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस किया, इंडिविजुअली तीनों डिपार्टमेंट का हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल के आया और ये हमारा सम इस तरह से पूरा होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था जिससे आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना सकते हैं। हमारा एक ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसके अलावा भी डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में अभी कुछ टर्म्स बची हैं। एक जो थोड़ी सी इसकी अपर लेवल वाला पार्ट है दैट इज इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें डिपार्टमेंटल ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एडिंग विद इन द डिपार्टमेंट्स हैं, उसको भी इसके अंतर्गत हमें सीखना होता है। पर अभी ये जो पहला हिस्सा है इसमें आप ये सारी नॉर्मल स्टार्टिंग रूल्स को समझिए, देन ये छोटे क्वेश्चंस आप करिए और अपनी बुक्स में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छा इस पे कमांड आ जाएगा। और इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग जितने भी इस तरह के वीडियो ट्यूटोरियल्स या वीडियोस बना पाएंगे बिल्कुल बनाएंगे। आप सब इनको ध्यान से देखिए and please do practice.